हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 172 के जून 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और हम फर्स्ट क्वेश्चन अब है एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक, सोसाइटी, कल्चरल ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। मतलब हमारे कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोगों के साथ वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होंगे। एक बिग नेटवर्क क्रिएट होगा जिसमें गुड, सर्विस, आइडिया, ये सब कुछ हम इजीली शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मतलब जब से ग्लोबलाइजेशन आया है हमारे स्टेट का रोल वेलफेयर स्टेट से कॉम्पिटिटिव स्टेट और कंपटीशन स्टेट पे चेंज हुआ है। मतलब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। जैसे हमारे स्टेट इकोनॉमिक पे कंट्रोल करता था उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया है और दूसरे मार्केट प्लेसेस से जो कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक पे चांस दिया गया है। मतलब प्राइवेटाइजेशन जैसे इंडस्ट्री वगैरह ये सब खोलने के लिए स्टेट किसी को मना नहीं करेगा और उनको अपना इंडस्ट्री खोलने देगा, जिससे क्या होगा हमारा ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगा मार्केट फोर्सेस वगैरह पे। और रिड्यूसिंग क्या होगा, स्टेट जो रोल करता है डिसीजन मेकिंग पे वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। बट रिड्यूस होगा सिर्फ डिसीजन मेकिंग पे, प्राइवेटाइजेशन पे। लेकिन जो पब्लिक गुड्स वगैरह होता है जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब कुछ भी रोड वगैरह बनना होगा, स्कूल बनना होगा, हॉस्पिटल बनना होगा, इसमें हम रोक नहीं सकते गवर्नमेंट को या स्टेट को। सिर्फ वो प्राइवेटाइजेशन पे रोक लगा सकते हैं हम, मतलब उसका रोल थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द मार्केट। मतलब मार्केट प्लेसेस पे ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या असर हुआ था। जैसे कि अभी हम एप्पल के फ़ोन यूज करते हैं या अमेरिका वाले लोग हमारा कुर्ती यूज करते हैं या हमारे नेबर कंट्री वगैरह हमारे कुर्ती यूज करते हैं। हम भी जैसे ऊपर कुर्ती पहनेंगे नीचे जीन्स पहनेंगे। मतलब ये मार्केट प्लेसेस का ही तो इन्फ्लुएंस है, ग्लोबलाइजेशन का ही तो इन्फ्लुएंस है। इसके वजह से हम वर्ल्ड वाइड कुछ चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे फ्री ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक लिबरल हो गया। मतलब सब लोगों को फ्रीडम है अपने इकोनॉमिक को दूसरे कंट्री पे, दूसरे वर्ल्ड वाइड सारी जगह पर हम कर सके। हमारे जैसे कि डिमांड हो गया, हमारे सप्लाई होगा, ये इंक्रीज हो गया। हमारे कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन दूसरे कंट्री के, अगर एक कंपनी हमारे यहाँ पे खुलेगा, हमारे इंडिया का एक कंपनी खुलेगा, तो दोनों में एक कंपटीशन होगा कि किसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा और लोग उसे लेंगे। नहीं तो सिर्फ हमारे इंडिया में अगर कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट होता तो अगर वो अच्छा भी नहीं होता तो लोगों को वही लेना पड़ता। बट से ग्लोबलाइजेशन हुआ है जब से, तब से क्या होगा कि एक कंपटीशन होगा कि नहीं उसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा इनकम भी ज़्यादा होता है, हमारा अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बढ़ता है, हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा। मतलब हम चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, हमारा इनकम भी हायर होगा इससे। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। मतलब सिविल सोसाइटी क्या होता है, सिविल सोसाइटी मतलब हमारे जो एनजीओ वगैरह इंक्लूड करते हैं, सोशल मूवमेंट वगैरह, कम्युनिटी ग्रुप वगैरह, ये सब कुछ ना हमारे सिविल सोसाइटी पे जाएगा, जो कि हमारे स्टेट को हो गया, हमारे मार्केट को हो गया, इन्फ्लुएंस करता है। मतलब जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है वो एक नेटवर्क और ग्रुप है जो कि टुगेदर हमारे कॉमन गोल्स को प्रमोट करता है, ग्रास रूट लेवल पे ग्लोबलाइजेशन को वो शुरू करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू को वो बढ़ाता है। मतलब हमारा अगर कुछ भी इशू वगैरह चल रहा है तो ग्लोबलाइजेशन को लेके सिविल सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। हमारे जो रिमोट फोर्सेस हो गया, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये वगैरह ना उसको रिमोट को प्रोटेक्ट करते हैं, रिमोट फोर्सेस वगैरह जो होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन 2, डिस्कस द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रोल ऑफ स्टेट एक्टर इन गवर्नेंस। मतलब हमारी स्टेट एक्टर वगैरह जो होते हैं उनका क्या रोल रहता है गवर्नेंस पे, ये हम पढ़ेंगे।
मतलब फर्स्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। मतलब हमारे यहाँ पे नवंबर 26 1949 पे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बिठाया गया था, जहाँ के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी। तो वो क्या एम्फेसाइज कर रहे थे? वो एम्फेसाइज कर रहे थे कि हमें कैसे गुड कॉन्स्टिट्यूशन मिले, हमारे कैसे पीपल के क्या नीड्स, क्या डिमांड है, कैसे पीपल सरप्रेस ना हो, ऑप्रेस ना हो, इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया था। तो फर्स्ट क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब अंबेडकर जी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होगा उसके बारे में बताया था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे तीन चीज जाते हैं। फर्स्ट है प्रेसिडेंट जी, फिर है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट कहते हैं। मतलब हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट पे लॉ बनाते हैं। तो जब लॉ बनाएंगे तो वो लॉ को या कुछ भी पॉलिसी वगैरह होते हैं उसको वो लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और उसको बनाएंगे पीपल के नीड के हिसाब से। फिर उसको हम प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट जी साइन करेंगे उसमें, फिर उसके बाद ही वो लॉ लागू होगा। तो इसके बारे में पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ये सब कुछ होता है। या पार्लियामेंट्री सिस्टम को ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हमारे गवर्नमेंट इशू, मतलब हमारे गवर्नमेंट में क्या क्या इशू चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर आता है रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हेड हैं प्राइम मिनिस्टर जी, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी वगैरह, लॉ वगैरह, रेगुलेशन करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे अमेरिका वगैरह में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर रहता है, बट हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर रहता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हुआ तो उनके मेंबर लोकसभा पे खास करके ज़्यादा मेंबर होंगे। तो अगर कुछ भी पॉलिसी आएगा तो प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेंगे कि नहीं ये पॉलिसी लागू नहीं होगा, तो दूसरे ओपोनेंट अगर होंगे जो भी अपोजिशन पे, वो उनके मेंबर तो कम ही होंगे ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दिया कि नहीं ये लॉ लागू नहीं होगा, तो क्या होगा कि लॉ लागू ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मेंबर कम होंगे, तो वोटिंग उनके पास कम होंगे। बट अगर प्राइम मिनिस्टर जी बोलेंगे कि नहीं लॉ लागू होगा, तो उनके पास मेंबर ज़्यादा हैं, तो वो लॉ लागू हो सकता है और होगा भी। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर के पास पावर। और ये कौन है कि कम्युनिकेशन चैनल है हमारे काउंसिल मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, प्राइम मिनिस्टर जी। फिर आता है रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। मतलब ये जो सिविल सर्वेंट वगैरह होते हैं या फील्ड एजेंसी अथॉरिटी, मतलब हमारे जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये लोग वहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं। ये लोग क्या होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट या जो भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो अकाउंटेबल रहते हैं पब्लिक के पास। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेटिव होते हैं वो लोग अकाउंटेबल रहेंगे अपने रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल हेड के पास। और इसमें भी रहेगा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि RTI वगैरह हो गया। RTI क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी हो गया, स्कीम हो गया, लॉ हो गया, वो सिटीजन को इन्फॉर्म करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, सर्टिफिकेट कॉपी हो गया, ये सब कुछ RTI ही दिलाता है लोगों को। फिर सिटीजन चार्टर पे क्या होगा कि गवर्नमेंट के कुछ सर्विस जो हो गए, जो उसके स्टैंडर्ड हो गए, उसके कुछ मैकेनिज्म हो गए, इसको ना वो क्लाइंट के पास जो एक्सपेक्टेशन रहता है क्लाइंट को, इसके बारे में बताता है और प्रोवाइड कराता है। फिर होगा पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग पे क्या होगा कि सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन सी डिसीजन मेकिंग पे हो गया, लॉ वगैरह हो गया, जिसमें पॉलिसी आ गया उस पर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, या कुछ भी प्रोजेक्ट हो गया उसमें उनका इफेक्ट रह सकता है। हमारे इंडिया में तो ऐसा मतलब ज़्यादा पब्लिक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे इंडिया पे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन चलता है। बट स्वीडन वगैरह हो गया या
मतलब जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं वहाँ पे पब्लिक डायरेक्ट इलेक्शन करती है, खुद ही उनका कुछ लॉ हो गया, उनका कुछ पॉलिसी हो गया, उनका कुछ इशू हो गया, उसमें वो पार्टिसिपेट करती है और अपनी खुद की राय को जताती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया पे कि हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि हमारे एरिया के कुछ पीएम हो गया, सॉरी, जैसे कि हमारे एरिया के एमपी एमएलए वगैरह हो गया, वो हमारे इशू लेते हैं गवर्नमेंट पे या पार्लियामेंट पे, और वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस, मतलब स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस पे क्या होगा कि हमारे जो गवर्नेंस वगैरह हैं, जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हेड हैं, ऐसे लोकल गवर्नेंस पे क्या होगा, हमारे पंचायत वगैरह होते हैं, म्यूनसिपालिटी होते हैं, अर्बन एरिया पे म्यूनसिपालिटी होते हैं, लोकल एरिया पे पंचायत वगैरह होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को। मतलब हमारे पंचायत पे जैसे सरपंच जी होते हैं, म्यूनसिपाल्टी पे मेयर होते हैं, वो लोग हमारे एरिया के, हमारे जगह के क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है पब्लिक लोगों को, क्या इशू चल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या सॉल्व भी करते हैं। जैसे कुछ फंड हो गया या कुछ भी, वो ऊपर से आता है हमारे यहाँ काम करने के लिए। मतलब ग्रास रूट लेवल पे हमारे नीड को देखा जाता है। फिर आता है रोल ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसके बारे में बताया गया है कि आप एक कंट्री बना दो, एक गवर्नमेंट बना, बट अगर पब्लिक के पास कुछ भी राइट्स नहीं होगा, कुछ भी उसको आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गया, उसको अगर किसी ने वायोलेट किया, आप जाके बोल सकते हो कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, तो जुडिशियरी जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये वगैरह सुनेंगे कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है, इसका फंडामेंटल राइट को हार्म किया गया है, तो हम इसको पनिश कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉ है, और कुछ भी अगर गलत होगा तो जुडिशियरी, हमारे सुप्रीम कोर्ट है गया, हाई कोर्ट हो गया, वो सुनेंगे, वो हमारे पास अकाउंटेबल रहेंगे। हमारे के पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वहाँ पे, और लोक अदालत हो गया, वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे नीड्स को, हमारे चैलेंजेस को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द मेजर ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गवर्नेंस। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, जैसे कि फोकस करता है पीपुल के पार्टिसिपेशन पे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, सोशल सेफ्टी पे, इस वगैरह पे वो फोकस करता है। मतलब हमारे पीपुल के नीड क्या है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत भी किया तो हम उसको बोलेंगे, क्योंकि हमने ही उसको वोट दिया है, हमारे बिहाफ पे काम करने के लिए उसको रखा है। तो हम लकी हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रहा है, वरना दूसरे कंट्री वगैरह में तो अभी जो राजा वगैरह होते हैं उनके बेटे ऐसे चलता रहता है। तो फर्स्ट क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब लॉन्च किया गया था 1952 पे, जिस पे एम किया गया था रूरल डेवलपमेंट, मतलब हमारे जो लोकल गवर्नमेंट, हमारे पंचायत वगैरह हो गया, उसको कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे वहाँ पे पीपुल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, कैसे एनकरेज करेंगे वहाँ के कम्युनिटी डेवलपमेंट को, वहाँ पे कैसे हम दूसरे प्लान वगैरह बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, उसके बारे में हम वहाँ पे फोकस किया गया था। मतलब कैसे लोगों को, वहाँ के पब्लिक को खुद के ओनरशिप, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलेगा। फिर आता है पंचायत राज सिस्टम। इसमें क्या किया गया था कि हमारे यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह हो गया था, जब मतलब लोकल गवर्नमेंट बारे में बात किया गया था, तब ना बहुत सारे कमेटी वगैरह क्रिएट किया गया था, जैसे कि बलवंत राय कमेटी, अशोक कमेटी, ये वगैरह। तो बलवंत राय कमेटी पे क्या किया गया था कि 3 टायर सिस्टम के बारे में बताया गया था कि फर्स्ट ग्राम पंचायत होगा, फिर ब्लॉक होगा, फिर जिला पंचायत होगा, इसके बारे में बताया गया था। और वो लोग क्या करेंगे कि वो अंपायर करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारे जो लोकल बॉडी होते हैं, उनके कुछ
प्रॉब्लम्स हो गया, उनके नीड हो गया, उसको वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम, या कुछ डेली बेसिस में भी जो हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में वहाँ पे बताया गया था। मतलब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। मतलब 73rd पे था पंचायत राज के बारे में, मतलब हमारी लोकल बॉडी के बारे में। 74th पे था अर्बन, मतलब जो म्यूनसिपालिटी वगैरह होते हैं वहाँ, इसके बारे में बताया गया था। और इसमें क्या डिस्कस किया गया था कि हमारी जैसे वुमेन को जैसे ऑपरेस्ट किया गया था, या एसटी एससी कम्युनिटी वगैरह को, तो उनके लिए ना रिजर्वेशन रहती है सीट, कि उनको कैसे हम आगे ले सके। और स्टेट फाइनेंस हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, स्टेट से लोकल बॉडी के, मतलब ग्रास रूट लेवल पे कैसे आगे हम बढ़ सके, या कोई भी फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो गया, इसके बारे में बताया गया था। फिर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब एसएचजी ग्रुप वगैरह जो होते हैं, अभी भी बहुत चल रहा है। मतलब वुमेन वगैरह जो ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे उनको कुछ लोन वगैरह लेना होता है या कुछ भी, तो उनको बिना इंटरेस्ट पे वो लोन दे देता है गवर्नमेंट। मतलब ये जो प्लान होता है, इसमें क्या किया जाता है कि हमारे कैसे वुमेन लोग होते हैं उनको एम्पावर करें, या कोई भी मार्जिनल कम्युनिटी होगा जो कि ऑपरेस्ट है, उसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या जैसे कि कुछ भी ग्रुप होगा तो एक से ज़्यादा ही लोग होंगे, तो क्या होता है कि उसमें हम कैसे कलेक्टिवली कैसे डिसीजन को मेक कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। मतलब हमारे बीच में एक फर्टिनिटी होगा, मतलब ब्रदरहुड होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे इसके बारे में पहले से लिखा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के हिसाब से ही सब कुछ चलता रहता है। और इसमें क्या होगा कि प्रोवाइड किया जाएगा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। मतलब वो जो क्लॉथ वगैरह होते हैं उसको बनाते हैं, या कुछ भी आर्ट वगैरह होते हैं उसको बनाते हैं, या जो बेचते हैं खाने, अचार पापड़, ये सब कुछ ऐसे वो स्ट्रांग होते हैं। और एक दूसरे बारे में बताया गया है, जैसे कि एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, मतलब ये लॉन्च किया गया था 2000 पे। तब क्या था कि हमारी जो एजुकेशन है उसको कैसे हम यूनिवर्सलाइज करें, एलिमेंट्री एजुकेशन को। मतलब हमारे यहाँ पे जो सारे लोग, कैसे बच्चे लोग हो गए वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनको मतलब एसेस किया जाएगा, एनरोलमेंट किया जाएगा स्टडी पे, उनका कैसे कंप्लीट किया जाएगा स्टडी को, कैसे वो उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, इसके बारे में सर्व शिक्षा एजुकेशन बताता है। मतलब हमारे एजुकेशन को गर्ल्स हो गया या कुछ भी डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया, उनको कैसे, और बॉयज़ भी, सारे लोगों को कैसे सर्व शिक्षा अभियान मिले, इसके बारे में वो बताता है। मतलब गर्ल्स वगैरह को ज़्यादा पढ़ाई वगैरह पे नहीं करने देते ना, तो ये सब कुछ देखता है कि सारे लोग कैसे पढ़ें। और भी दिया गया है, इसमें बहुत सारे बारे में है। राइट टू एजुकेशन, आरटीई, जो कि 2009 पे लागू किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि 6 से 14 ईयर के जो भी बच्चे होंगे वो इंश्योर किया जाए कि वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो एनआरएचएम है, ये भी लागू किया गया था 2005 पे। इसमें क्या फोकस किया गया था कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर, मतलब रूरल एरिया पे कैसे हम हेल्थ केयर को बढ़ावा दें। मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मतलब हॉस्पिटल वगैरह खोलें, या कुछ भी हेल्थ सर्विस हो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हम बढ़ा सकते हैं। और भी एक था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें ये भी 2005 पे लागू किया गया था। और इसमें बताया गया था कि हमारे जैसे लाइवलीहुड सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट, मतलब हमारे पास ना जीने का अधिकार है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बताया गया था कि हम जो भी इमरजेंसी वगैरह भी लगे, कोई भी वॉर हो गया कंट्री कंट्री के बीच में, मतलब हमारे कंट्री के दूसरे कंट्री के बीच में, हमारे पास हमारे जीने के अधिकार, मतलब लाइवलीहुड होगा ही होगा, उसको कोई भी छीन नहीं सकता हमसे। जैसे इमरजेंसी वगैरह लगा था ना, जो चाइना इंडिया का वॉर हुआ था, या इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था,
वहाँ पे इमरजेंसी लगाया गया था, बट हमारे लाइवलीहुड को कोई नहीं छीन सकता। उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, सोशल प्रोटेक्शन होगा, मतलब कोई भी आप पे आके हाथ नहीं उठा सकता या कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। उसके लिए आपके फंडामेंटल राइट पे है और जुडिशियरी भी है कि आप जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो या केस वगैरह दे सकते हो। एम्पावरमेंट मतलब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे स्ट्रांग बन सकते हो, इकोनॉमिक हो गया, सोशली हो गया या जो भी। फिर नीति आयोग वगैरह होते हैं जो कि 2015 पे लागू किया गया था। उसमें भी फोकस किया गया था, जैसे हमारे पॉलिसी मेकिंग हो गया, उसको एविडेंस बेस्ड, मतलब कुछ भी पॉलिसी हो उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, या कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के बारे में हो गया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हो गया। रेगुलर इलेक्शन के बारे में भी इसमें बताया गया था कि जैसे हमारे सिटीजन पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ावा देगा गवर्नेंस पे, कैसे अकाउंटेबिलिटी, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो हमारे पास अकाउंटेबल रहेंगे। गवर्नमेंट पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होगा, पीसफुल कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया था। तो इन सब वगैरह में हमारे गवर्नमेंट्स को पावर मिलती है, स्ट्रेंथनिंग होता है हमारे गवर्नमेंट। बहुत सारे पॉइंट बता दिए, तो आप अच्छे से लिख के आना एग्जाम पे। मैंने यहाँ से लेके यहाँ सब कुछ बता दिया, बट थोड़ी ग्लिच हो गया तो ये नीचे नीचे नहीं गया, तो आप देख लीजिएगा कि ये भी 6.5 भी आएगा इस पे। फिर आता है क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द गवर्नेंस चैलेंजेस एंड द चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन प्रेजेंट एरा। फर्स्ट क्या है कि चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस इन प्रेजेंट एरा, मतलब हमारे प्रेजेंट एरा पे क्या क्या गवर्नमेंट्स पे चैलेंजेस हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन पे एक चैलेंजेस है कि कैसे हम मैनेज करें ग्लोबल इन्फ्लुएंस को, या कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए उसको हम कैसे मैनेज करें। फिर होगा फ्रेगमेंटेड सिस्टम, मतलब कैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल फ्रेगमेंटेशन को कैसे मैनेज करें। इंफॉर्मेशन गैप वगैरह जो हो गया है, मतलब कैसे हम गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कैसे हम एक सिमेट्री ला सके, इसके बारे में हम हमारे गवर्नेंस पे चैलेंजेस रह रहा है। और कैसे कैपेसिटी गैप भी रह रहा है कि लैक ऑफ ह्यूमन, लैक ऑफ नॉलेज या इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, मतलब गवर्नमेंट तो स्कीम बना देती है, प्लान कर देती है कि ये करेगा वो करेगा, बट वो उसको होने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब हमारे यहाँ पे रोड वगैरह हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब कुछ में अभी भी गैप चल रहा है। और लोकल गवर्नमेंट पे तो ज़्यादा ही ज़्यादा भी गैप रह रहे हैं, डिफरेंसेस रह रहे हैं, जैसे सब सेंट्रल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे। और एडमिनिस्ट्रेटिव गैप भी रहता है कि कुछ भी बॉर्डर वगैरह हो गया उसमें मिसमैच हो जाता है, फंक्शनल पे, इकोनॉमिक एरिया पे मिसमैच हो जाता है। फिर पॉलिसी गैप भी रहता है कि हम कुछ पॉलिसी लाते हैं और दूसरे लोगों के पास वो पहुंच ही नहीं सकता, रिमोट एरिया वगैरह पे वो जा ही नहीं सकता। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव गैप वगैरह पे भी, वो बॉर्डर्स एरिया पे, जो हमारे यहाँ पे जो त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, वहाँ पे कैसे मणिपुर हो गया, कैसे दंगा वगैरह चल रहा है, तो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव गैप ही है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का क्या चेंजिंग रूल रहेगा कि जैसे ग्लोबलाइजेशन को वो एडॉप्ट करे मार्केट फोर्सेस पे या सिटीजन वॉइस पे, मतलब सिटीजन को जो ज़रूरत है उसको ही लेके ग्लोबलाइज किया जाए, मतलब वो प्रोडक्ट को मार्केट पे लाया जाए, स्टेट पे लाया जाए, ना कि दूसरे प्रोडक्ट को जो कि पीपल की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। और या कुछ जो एनपीएम होते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होते हैं, उसको एनफोर्स किया जाए। मतलब उसमें क्या होता है कि एम्फासाइज किया जाता है हमारे ट्रांसपेरेंसी को, हमारे अकाउंटेबिलिटी को। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो भी कुछ भी होगा वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कि क्लियर कट रहेगा कि नहीं ये है वो है वो है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब वो पब्लिक के पास अकाउंटेबल रहेगा, पब्लिक को बताएगा जो भी अच्छा है बुरा है। या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, मतलब हमारे इंडिया को जैसे डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश किया जा रहा है, या हमारे यहाँ पे जैसे साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ते जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, या सोशल मीडिया पे जो मैनेजमेंट है, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया पे ही सब कुछ चल रहा है, तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो, उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में। या कोई भी इंक्लूसिव पॉलिसी हो उसको कैसे पब्लिक के पास लाया जाए, और कैसे
बैकवर्ड सेक्शन या डिसएडवांटेज सेक्शन हो गया, उस उनके पास कैसे इसको लागू किया जाए, या पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को भी लाया जाए। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को लाया जाए मतलब इस पे क्या होगा कि सिविल सोसाइटी वो कैसे हमारे गवर्नेंस को बेटर कर सकती है, कैसे पीपल के पार्टिसिपेट को बढ़ा सकती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकती है, इसके बारे में इसमें है कि चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर आता है क्वेश्चन 5, हाईलाइट द इनिशिएटिव इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, मतलब आईसीटी के बारे में। हमारे इंडिया ने बहुत सी इनिशिएटिव लिया है आईसीटी को बढ़ाने में और ई गवर्नेंस को बढ़ाने में, जैसे कि डिजिटल इंडिया जो आजकल भी चल रहा है कि कैसे हम डिजिटल इंडिया बनाएं, जो कि लॉन्च हुआ था 2014 पे। हाँ, इसमें क्या प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें एम किया गया था कि हमारी इंडिया कैसे डिजिटली कैसे स्ट्रांग हो सकती है, कैसे सोसाइटी और इकोनॉमिक पे नॉलेज बेस्ड हो सकती है, आईसीटी को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब हमारे यहाँ पे स्पीड इंटरनेट कैसे आए, कैसे हमारे पास डिजिटल आइडेंटिटी हो, आधार कार्ड वगैरह, या कैसे हम सेफ साइबर स्पेस, मतलब हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम तो बढ़ते जा रहा है तो कैसे वहाँ उसमें हम सेफ रह सकें साइबर क्राइम से, या कुछ भी जो गवर्नमेंट्स का सर्विस हो गया उसमें कैसे डिमांड बढ़े आईसीटी को लेके, कि सिटीजन के डॉक्यूमेंट को कैसे हम क्लाउड कर सकें, मतलब हमारे यहाँ पे जो डिजी लॉक ऐप है उसमें हम तो अभी भी सब कुछ पा सकते हैं, हमारे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ भी रिजल्ट हो गया तो उसमें हमारा सब कुछ आ जाता है, मतलब डिजिटल एम्पावरमेंट किया जाता है सिटीजन को, कि डिजिटल के बारे में बताया जाता है, उसको लिटरेसी उसमें बढ़ाया जाता है, उसको डिजिटल रिसोर्स को कैसे वो एक्सेसिबल कर सके उसके बारे में बताया गया है, या अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल रिसोर्स इन इंडियन लैंग्वेज। ये था फर्स्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जिसमें 2014 पे लागू किया गया था। और एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2015 पे, क्या था वो, स्मार्ट सिटी मिशन, जिसपे 100 से ज़्यादा या 100 सिटी को लिया गया था अक्रॉस कंट्री, और उसमें कैसे सिटीजन को फ्रेंडली किया जाए, सस्टेनेबल किया जाए आईसीटी को लेके। इसमें फीचर्स थे आईसीटी एनाबल्ड सर्विस, मतलब कैसे हमारे स्मार्ट लाइटनिंग हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, बिल्डिंग, हेल्थ, पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे आईसीटी को लागू किया गया था सर्विस को। सिटीजन पार्टिसिपेशन, मतलब एंगेजिंग सिटीजन इन सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पे। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग, कि इंडिया कैसे एम्ब्रेस कर सके आईसीटी को लेके, कि न्यू कंज्यूमर को ला सके, बिजनेस बिहेवियर को कैसे आगे ले सके, इसके बारे में भी बताया गया था। और इस आईओटी पे इंक्लूड किया गया था स्मार्ट सर्विलेंस। स्मार्ट सर्विलेंस मतलब कैसे ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन हो सके, या कुछ भी एनर्जी मैनेजमेंट हो सके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। और इंडस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में भी बताया गया था कि यूटिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव या ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इसके बारे में। फर्स्ट था ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, फिर स्मार्ट सिटी, और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी। तो क्वेश्चन 6, इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स मीडिया हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन गवर्नेंस कमेंट, मतलब मीडिया को लेके हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं एक गुड गवर्नेंस, इसके बारे में मीडिया और डेमोक्रेसी पे बताया गया था, कि कैसे हम प्रमोट कर सके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब डेमोक्रेसी पे होता ही है कि पब्लिक के पास कैसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल रहे या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो मीडिया कैसे ये कर सकता है कि मीडिया एक वॉच डॉग बन सकता है, होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, मतलब कुछ भी गलत करेगा अगर गवर्नमेंट या पीएम या सीएम या कोई भी मिनिस्टर, तो मीडिया जाके उनको पूछेगा कि आपने ये क्या किया था, इंटरव्यू लेगी उनका, तो वो एक वॉच डॉग हो सकती है कि वो देखे कि नहीं ये सही कर रहा है या ये गलत कर रहा है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, मतलब मीडिया अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, या कुछ भी वायलेट हो उसके बारे में एक्सपोज कर सकती है। और मीडिया क्या कर सकती है कि फोस्टरिंग डेमोक्रेसी, मतलब मीडिया सिटीजन के पास इन्फॉर्म कर सकती है कि क्या डिसीजन मेकिंग किया गया है, क्या डिसीजन लिया गया है, या क्या पार्टिसिपेशन हो रही है या नहीं हो रही है, लोकसभा पे क्या चल रहा है, राज्यसभा पे क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट जी ने क्या डिसीजन लिया है, इसके बारे में वो बता सकती है।
मीडिया और पीपुल पार्टिसिपेशन, मतलब वो मीडिया पीपुल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकती है, उनके पास इन्फॉर्म पहुंचा सकती है और उनके नीड के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को काम करने के लिए बोल सकती है। फिर आएगा मीडिया और पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक क्या चाहती है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, क्या फैक्ट्स चाहिए, उसका क्या ओपिनियन है, उसके बारे में मीडिया बता सकती है। फिर मीडिया एंड अकाउंटेबल, वो वॉचडॉग रोल करेगी कि इंश्योर करे कि अकाउंटेबल रहे सिटीजन के पास गवर्नमेंट, और कुछ भी करप्शन वगैरह हो गया तो उसको एक्सपोज करेगी मीडिया। फिर मीडिया एंड चेंज, मीडिया क्या चेंज करेगी कि जो पोटेंशियल ब्रिंग करेगी कि पॉजिटिव चेंज हो हमारे गवर्नमेंट पे, या कुछ भी जो नेगेटिव चल रहा है उसके बारे में पॉजिटिवली चेंज करा जाए, उसके बारे में वो अवेयरनेस राइज करेगी। कुछ भी सोशल इशू हो गया उसमें पब्लिक का ओपिनियन लेगी, या क्या प्रमोट कर सकती है, क्या चेंज होना चाहिए उसके बारे में बताएगी। मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स, मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करेगी ह्यूमन राइट्स के बारे में, और उसके वायलेट होगा तो उसको एक्सपोज करेगी, और क्या करेगी कि प्रोटेक्ट करेगी ह्यूमन राइट को, अकाउंटेबल रहेगी। फिर मीडिया एंड रूल्स, मीडिया प्रोमोट्स मेंटेन द रूल्स, कि रूल वगैरह अगर कोई कहाँ पे भी तोड़ेगा तो उसके बारे में मीडिया एक्सपोज करेगी। फिर आएगा क्वेश्चन 7, गिव एन ओवरव्यू ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ये एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल रीजेनरेशन या एम्पावरमेंट इंडिविजुअल, मतलब ये एक एनलार्ज है जिसमें पीपल का कैपेबिलिटी होता है, चॉइसेस होता है, फैसिलिटिंग फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। इसमें क्या फोकस किया जाता है कि इसमें क्या की एक्सपेक्ट है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी पॉवर्टी है या इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, एनवायरमेंटल रीजेनरेशन किया जाए, या फ्यूचर्स में जो जनरेशन होंगे उस उनके लिए एनवायरमेंट को प्रिजर्व किया जाए, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन को एक्टिव किया जाए। एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे पीपुल पार्टिसिपेट करे, मार्जिनल ग्रुप, डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब वुमेन वगैरह, या कुछ भी जो SC ST कम्युनिटी हो गया वो कैसे पार्टिसिपेट करे, या ह्यूमन राइट हो गया उसको कैसे प्रायोरिटाइज दे, जो भी इकोनॉमिक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल जो भी डिफरेंसेस हो सारे लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स कैसे इक्वल हों, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कुछ अप्रोचेस वगैरह भी हैं जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ह्यूमन वेलबींग, राइट बेस्ड अप्रोच, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ पे बेनिफिट किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज हो सारे ग्रुप पे, किसी ह्यूमन का वेलबींग हो, ह्यूमन वेलबींग पे मतलब हेल्थ एजुकेशन सिक्योरिटी वगैरह कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए। राइट बेस्ड अप्रोच पे क्या होगा कि ह्यूमन राइट्स को अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। एग्जाम्पल जैसे है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें रूरल एरिया पे कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दिया जाए, इसके बारे में बताया गया था। ग्लोबल इनिशिएटिव हो गया, उसमें भी ग्लोबल स्कीम वगैरह आए थे और इस प्रोग्राम पे SHD को फोकस किया गया था, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। ये था सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ओवरव्यू। फिर आएगा क्वेश्चन 8, एग्जामाइन द डायमेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, मतलब इसमें कैसे हमारे स्टेट वगैरह हो गया, गवर्नमेंट्स हो गया, हमारे कंट्री हो गया, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सके पॉलिसी वगैरह लाके। फर्स्ट पे क्या है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पे ये था कि कैसे हम हमारे पॉलिटिकल पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे सेंटर से लोकल गवर्नमेंट पे, और इसको फंक्शन कर सकते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे 73rd और 74th अमेंडमेंट था, 73rd पे लोकल गवर्नमेंट और 74th पे अर्बन गवर्नमेंट जो था, हमारे लोकल गवर्नमेंट को कैसे इम्प्रूव करे इसके बारे में बताया गया था। ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पे ये सारे वगैरह पॉइंट्स आएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो सिविल सर्वेंट वगैरह होते हैं, वो लोग कैसे
हमारे ट्रांसफॉर्मिंग अथॉरिटी, रिसोर्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लोअर लेवल पे ला सके और उसके बारे में प्लान कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके, बेटर फैसिलिटी दे लोकल लोगों को। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, कैसे उसको वो प्रोवाइड कर सके। फिर आएगा फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन पे क्या होगा कि फंक्शन कैसे लोकल एफर्ट्स पे आ सके और वहाँ पे कैसे स्प्लिट करें हम काम को और उसको कैसे हम मैनेज कर सके, वहाँ पे कैसे हम पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को ला सकें, इसके बारे में बताया गया है। फिर आएगा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे भी लोकल और ग्रास रूट लेवल पे हम कैसे हमारे फंड वगैरह को प्रोवाइड कर सके और वहाँ पे कैसे हम एम्पायर कर सके। और भी आएगा कि इसमें रिलेटेड होगा टैक्सेशन, मतलब हम कैसे टैक्स पे कर सके, वहाँ पे फंड वगैरह जाएगा, या हम कैसे हमारे खुद के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सके, हम हमारे लोकल बॉडीज़ वगैरह पे प्लानिंग कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके और उस वहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इम्प्रूव कर सके, इसके बारे में बताया गया था। तो ओवरऑल हमारे इस चारों डिसेंट्रलाइजेशन पे ये बताया गया है कि हम हमारे लोकल गवर्नेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके, कैसे बेटर सर्विस और डिलीवरी दे सके, इसके बारे में, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे। तो हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए और जून 24 के क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने ये BPAG 172 के सीरीज को कंटिन्यू किया है। तो मैं अभी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाऊँगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब का ज़रूरत है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।